हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो है साम्य अवस्था, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जो है कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से यह नियम आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये नियम लिख दिया है, बट इस नियम को पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना हम इसको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है ये किसने दिया है। तो इस नियम को देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक है गुलबर्ग और एक है बागे। कौन है? एक है गुलबर्ग, एक है बागे। तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम दिया है। वही बात हमने लिखा है, यह नियम गुलबर्ग तथा वागे नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। पहली बात, एक लाइन आपको समझ में आ गया कि यह नियम किसने दिया है? गुलबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। अब हमें इस नियम में क्या बताया गया उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे, ये जो नियम है ये स्थिर ताप के लिए है। तो यहाँ पे कहा गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर, कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक भी होंगे, उत्पाद भी होंगे। तो जो अभिकारक की क्रिया करने की जो दर होती है, दर मतलब उसका वेग जो होता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? उसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, उसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तथा पूरी अभिक्रिया, जो पूरी अभिक्रिया है तो पूरी अभिक्रिया का जो दर होगा, दर मतलब वेग जो होगा, वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यही है इस जो है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। बट मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लगभग आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे। अभी तो बस केवल हमने आपको समझाया है कि ये है, अब समझते हैं हम। देखिए अब कैसे याद होगा आपको। जैसे सपोज डेट ये एक अभिक्रिया है जो है A और प्लस B और ये प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस D। समझ गए? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे, तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। जहां भी अगर दो तरीके का चिन्ह दिए, इस तरीके से या इस तरीके से, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इन दोनों पदार्थ से ये दो पदार्थ बने हैं। अब फिर से हम चाहें तो इन दोनों पदार्थ को मिलाकर फिर से हम ये बना सकते हैं, वही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम जानते हैं ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और जो इधर बने हैं ये उत्पाद है, ये भी उत्पाद है। अभिक्रिया से पहले वाले जो पदार्थ होता है वो अभिकारक होता है, और ये अभिक्रिया का बाद जो प्राप्त होता है वो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। ये बात हम जान गए। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये दोनों दिशाओं में चलती है। मतलब आगे से ये आगे की ओर भी चल रही है, देख रहे हैं आगे की ओर चल रही है, और फिर से ये पीछे की ओर भी चलती है, पीछे की ओर भी चलती है। तो आगे की ओर अगर चल रही है तो उसे हम RF से प्रदर्शित करेंगे। मतलब अग्र अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चल रही है, मतलब आगे की ओर चल रही है, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं? RF से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग है जो है RF। अगर पीछे की ओर चल रही है तो पश्च अभिक्रिया के वेग को या दर को हम RB से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ के अब समझिए यहाँ पे क्या बताया गया। यहाँ पे हमें इस नियम में यही बताया गया है, तो ये भी अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है। तो किसी अभिकारक का, मान लेते हैं ये अभिकारक है, तो किसी अभिकारक का क्रिया करने के, मतलब ये अभिकारक की क्रिया करने की दर,
ठीक है, समझिएगा। ये ए अभिकारक है ना, बी भी अभिकारक ही है, तो हमने लिखा कि ए अभिकारक की क्रिया करने की दर, जो ए अभिकारक है उसकी क्रिया करने की जो वेग होगा, ये जो दर होगा, वो उसी अभिकारक के मतलब उसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ये वही है, यही तो अभिकारक है, तो उसी अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, कोष्ठ का मतलब क्या है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बात समझ में आई? हमने क्या बताया? हमने बताया इस नियम में यही बताया गया है कि किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे ए अभिकारक है तो उसकी क्रिया करने की जो दर होगी वो उसके ही सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि जो बी है, ठीक है, जो बी है उसका मैं कहूं अगर बी भी अभिकारक है तो जो बी है तो बी जो है, बी अभिकारक की क्रिया करने की दर, क्रिया करने की दर वो भी समानुपाती क्या होगा, बी के ही सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ठीक है, तो वही बात ना हमने कहा कि किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों तो हमने निकाला अग्र के लिए, ये अग्र अभिक्रिया, ये अगर आगे की ओर रिएक्शन चल रही है, इन दोनों से ये बन रहा है, तब ये हमने निकाला है। तो ये किसके लिए हमने निकाला, अग्र दिशा के लिए, मतलब अग्र अभिक्रिया के लिए हमने निकाला है। तो वही बात देखिए, वही बात हमने आपको बताया था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यहाँ पे जो ताप होता है वो स्थिर होता है, तो स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वही बात हमने कहा, किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वही बात हमने यहाँ पे कहा ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये नियम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक और बचा हुआ है, इसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यही बताया कि ए अभिकारक है तो ए अभिकारक की जो क्रिया करने की दर होगा वो उसके ही सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो ये हमने अग्र अभिक्रिया के लिए निकाल लिया, इससे ये बन रहा है। तो अब ये अभिक्रिया पीछे की ओर भी तो चलती है, तो पीछे की ओर जब चलेगी तो इससे अब ये बनेगा, तो ये वाला अभिकारक हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार यदि सी जो अभिकारक अगर ये अपश्च के लिए हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पश्च मतलब होता है पीछे के लिए। ठीक है, अब इससे ये बन रहा है, तो ये वाला दोनों अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गया। तो सी अभिकारक की क्रिया करने की दर जो समानुपाती होता है उसके ही सक्रिय द्रव्यमान के ना, तो सी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, उसी प्रकार मतलब किसी अभिकारक की क्रिया करने की जो दर है वो उसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उसी प्रकार यदि हम डी का लें तो डी अभिकारक की क्रिया करने की जो दर होगी वो समानुपाती होगा, क्या है, डी के ही सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो देख रहे हैं ये अग्र अभिक्रिया के लिए ये दो हमने निकाला है। ठीक है, ये दो हमने निकाला है, और ये पश्च अभिक्रिया के लिए ये हमने दो निकाल लिया है। ठीक है, तो ये तो अग्र अभिक्रिया, ये पश्च अभिक्रिया के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अग्र अभिक्रिया के लिए कुल वेग कितना होगा। यदि हम आगे की ओर ये रिएक्शन हो कर रही है तो अग्र अभिक्रिया के लिए कुल वेग क्या होगा या कुल दर क्या होगा। तो हम लिखेंगे अग्र अभिक्रिया की दर, ठीक है, या वेग भी हम कह सकते हैं। तो अग्र अभिक्रिया का जो दर होता है वो वेग होता है, उसे हम RF से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे, तो अग्र अभिक्रिया का जो दर होगा या वेग होगा उसे हम RF से लिखेंगे, और RF इक्वल टू क्या होगा, वहाँ पे बताया गया इस नियम में कि अग्र अभिक्रिया का जो वेग होगा या दर होगा वो इन्हीं दोनों जो दो अभिकारक हैं ए और बी अभिकारक हैं, तो इन दोनों अभिकारक के जो सक्रिय द्रव्यमान है उन्हीं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इनका सक्रिय द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ए का सक्रिय द्रव्यमान ये है, और बी का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ये है।
तो ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही तो बात बताया गया ना। देखिए वही बात हमने लिखा है कि पूरी अभिक्रिया का दर, चाहे वो अग्र अभिक्रिया के लिए हो या पश्च अभिक्रिया के लिए हो, तो उसी लिए लिखा गया है पूरी अभिक्रिया का जो दर होगा या जो वेग होगा वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब पूरी अभिक्रिया का जो दर होगा या जो वेग होगा वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और इसी को थोड़ा सा मैं और हल कर दूं तो देखिए ये जो आर एफ हमने लिख दिया, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक के एफ एक नियतांक आता है। ठीक है, ये नियतांक है। और फिर से ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ये अग्र अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, अग्र अभिक्रिया का वेग हो गया जो है आर एफ इजकल टू के एफ इंटू ए एफ, सॉरी ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान, जहाँ पे आर एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग है या दर है, के एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, और ये क्या है, ए का सक्रिय द्रव्यमान, बी का सक्रिय द्रव्यमान है। इतनी बात समझ गए। तो ये तो हमने अग्र अभिक्रिया के लिए निकाला। यदि हम पश्च अभिक्रिया के लिए निकालते हैं, पीछे के लिए, तो हम लिखते हैं पश्च अभिक्रिया की दर या वेग। तो पश्च अभिक्रिया का दर या वेग अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया के लिए आर बी होता है, पीछे के लिए आर बी हम जानते हैं। तो आर बी जो होगा वो भी समानुपाती किसके होगा, जो ये सी डी है ना, ये जो अभिकारक है, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो इनका सक्रिय द्रव्यमान क्या है, एक है सी है तो सी हमने लिख दिया, और एक क्या है डी है तो डी हमने लिख दिया। तो इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि हम इसको आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा, आर बी हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे भी के एफ एक नियतांक आता है। ठीक है, और यहाँ पे सी और डी का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे ये भी हमें एक फॉर्मूला मिलता है। ये पश्च अभिक्रिया के लिए वेग है जो है ये फॉर्मूला, जहाँ पर के एफ क्या है, ये भी एक वेग स्थिरांक है पश्च अभिक्रिया के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पे यही बात बताया गया है इस नियम में कि किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तथा पूरी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह उन अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे भी खास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्लेलिस्ट का। यदि आप बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक है, जाइए आप उस पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।